everyone, I am Aditi. Today we are going to start our new chapter named Nutrition in Plants of class 7th. First of all, as always, मैं आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछती हूँ चैप्टर के हिसाब से, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से आप लोग क्या समझते हो। न्यूट्रिशन के लिए इसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स। हमारे फूड को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने बहुत बार सुन रखी हैं। आज इस चैप्टर में समझेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। हमारे प्लांट्स हो, एनिमल हो, उनको सही अमाउंट में न्यूट्रिशन मिले तो क्या फ़ायदे हैं, सही अमाउंट में न्यूट्रिशन ना मिले तो क्या नुकसान है, ये तो पता होना चाहिए। सही बात है। इस चैप्टर में हम वही चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट्स। हमारे फूड के अंदर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है, हमको डिजीज़ फ्री रखने के लिए ज़रूरी है, वे सब चीज़ें न्यूट्रिएंट्स के अंदर कंसिडर की जाती हैं। जैसे कि क्या क्या सब्सटेंस होते हैं, प्रोटीन्स हो गई, विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, मिनरल्स हो गया, फैट हो गया। फैट मैम, फैट भी इम्पोर्टेंट है बॉडी में, ज़्यादा नहीं, प्रॉपर अमाउंट में। अगर हर चीज़ आप ले रहे हो सही अमाउंट में, आपकी डाइट में सब चीज़ें प्रेजेंट हैं, आपकी बैलेंस डाइट है, तो आपके अंदर जो फैट आप ले रहे हो वो भी ज़रूरी है। प्रोटीन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो इसका मतलब प्रोटीन की कमी हो सकती है आपके अंदर आयरन की कमी भी हो सकती है। तो अगर हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है तो हम उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। सही अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। समझ में आया बच्चों। प्राक्सी समझ में आ रहा है आपको। चलो फिर अब आगे देखते हैं। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्फ। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं हमारे अर्थ पे जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि एनिमल्स जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। प्लांट्स कौन है, ऑटोट्रोफिक है। कौन है, ऑटोट्रोफिक है। ऑटोट्रोफिक मतलब जो अपना फूड खुद से बना ले, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और एनिमल्स कौन होते हैं, एनिमल्स डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट्स के ऊपर, चाहे वो फूड के लिए हो। फूड मतलब वो फ्रूट्स खाएगा, हम अनाज खाते हैं, वो कहाँ से मिलता है, वीट से, गेहूं से। तो एनिमल्स क्या है, हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कंसीडर करते हैं। समझ में आया। देखो प्लांट्स क्या है, सिंथेसाइज देयर फूड बाय देमसेल्व्स, वाइल अदर सच एज एनिमल्स डिपेंड अपॉन द प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड। जो अदर एनिमल्स हैं या तो वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आप किसको, कहाँ से न्यूट्रिशन पूरा करोगे, आप प्लांट्स को खा के अपना न्यूट्रिशन पूरा करोगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप क्या करोगे, दूसरे एनिमल्स को खाओगे, बीफ को खाओगे या फिर कुछ और एनिमल जो आपको पसंद होगे वो आप खा के अपना न्यूट्रिशन को कंप्लीट करोगे। सही बात है। यहाँ पे क्या बोला कि जो अदर एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स हैं या तो वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं। चैप्टर हमारा भी इंट्रोडक्टिव फेज में है, धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ेगा। व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन द फूड। न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो आप फूड के थ्रू अपने अंदर लेते हो। मतलब न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, फ्यूल ही तो है। जैसे हमारे मोटर बाइक्स के लिए, कार के लिए फ्यूल क्या है, पेट्रोल डीजल है। हमारे लिए फ्यूल क्या है, फूड। फूड के अंदर सही अमाउंट में सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी तो हमारा शरीर अच्छे से काम कर पाएगा। जैसे हमारी कार बाइक होती है, अगर हम उसके अंदर सही तरीके का अच्छा पेट्रोल या डीजल नहीं डालेंगे तो वो क्या अच्छे से काम कर पाएगी, उसका इंजन खराब हो जाएगा, वो सही से नहीं चल पाएगी, वो रुक रुक के चलेगी। तो वही बात है, अगर हमारे फूड में सही अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं प्रेजेंट है तो हमको डिजीज़ होगी और वो सिम्टम शो होने लगते हैं।
आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपका हेयर फॉल होने लगेगा, आपको जल्दी जल्दी फीवर आने लगेगा। ये सब चीज़ें होती हैं। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी अगर कैल्शियम की कमी हुई तो। ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। देखो, जो फूड के अंदर प्रेजेंट हो, यूटिलाइज इन द ऑर्डर टू सर्वाइव, और उनको यूटिलाइज किया जाए बॉडी के द्वारा सर्वाइव करने के लिए। बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हम ऑर्गेनिज्म को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन क्या है, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। नंबर टू कौन है, हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म कौन होंगे, प्लांट जो अपना फूड खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स। प्लांट क्या करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में अपने फूड का सिंथेसाइज करता है। और एनिमल्स क्या करते हैं, जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, काव हो, ह्यूमन हो, या कोई भी धरती पे एनिमल हो, सब के सब प्लांट पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दीदी आपने तो बोला था कि प्लांट्स है, ये हमारा प्लांट है, इसके ऊपर ये एनिमल है कोई, ये डिपेंडेंट है। अगर आप कार्निवोर्स हो तो ये इस एनिमल पे डिपेंडेंट होगा। बच्चों, ये भी तो इनडायरेक्टली इसी पे डिपेंडेंट है। अगर प्लांट नहीं होगा तो ये एनिमल भी नहीं होगा, ये एनिमल नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो धरती पे कोई भी एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो हेट्रोट्रोफिक है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट होता है। ये दिमाग में अपने रखो एक बात को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन दे रखी है, क्या है, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ सच एज प्लांट। ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, उनको आप ऑटोट्रोफिक बोलोगे। हेट्रोट्रोफिक कौन होंगे, डिपेंडेंट अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए। जैसे ये गोट है, समझ में आया, या आप इसको क्या कहते हैं, आप हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दिख भी रहा है इस इमेज में, आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। हमने ये तो समझ लिया, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब इनके अंदर ऐसी क्या मशीनरी होती है कि जिसकी हेल्प से अपना फूड सिंथेसाइज कर पाते हैं। हमें पता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम अपने माउथ के अंदर फूड को रखेंगे, उसको मैस्टिकेट करेंगे अपने टिथ से, फिर उसको निगल लेंगे, स्टमक में जाके उसका डाइजेशन होगा, इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका इजेशन हो जाएगा बचे हुए का। तो प्लांट के अंदर ऐसी क्या मशीनरी है जो अपना फूड खुद बना लेगा, वो हमें इसमें वही समझना है। अब प्लांट क्या क्या चीज़ें यूज़ करता है फूड बनाने में, पहले तो वो समझना पड़ेगा आपको। ये हमारा प्यारा सा प्लांट है, जो कितना प्यारा लग रहा है, देखो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सोयल से वाटर, क्या क्या चीज़ें लेगा, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, सोइल से वाटर लेगा, और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद सिंथेसाइज करके एयर में क्या क्या चीज़ें रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, और फूड क्या बनाएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में फूड का फॉर्मेशन करता है। हमने क्या क्या चीज़ें समझी, प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेगा, सोइल से वाटर लेगा, और लीव्स, हम जो ये लीव्स होती हैं ये ग्रीन कलर की हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इन तीनों चारों चीज़ों की हेल्प से अपने फूड का सिंथेसाइज करता है वो। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल दैट दे गैदर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। क्या क्या चीज़ें लेता है उस सराउंडिंग से, नंबर वन हो गया वाटर, सोइल से वाटर लेगा, नंबर टू हो गया इन्वायरमेंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, नंबर थ्री हो गया सनलाइट, नंबर फोर हो गया मिनरल्स, नंबर फाइव हो गया क्लोरोफिल जो उसकी लीफ में प्रेजेंट होता है। इन सब चीज़ों की प्रेजेंस में ही वो अपना फूड को सिंथेसाइज कर पाएगा। अगर सही अमाउंट में कोई चीज़ उसको नहीं मिल रही है तो उसमें डिजीज शो होने लगती है प्लांट में, वो भी हम आगे समझेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या क्या नहीं होती हैं। अब आगे देखो, मैंने क्या बोला, हम जो फूड को खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे प्लांट तो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहा है इन द
प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड in the presence of sunlight with the help of carbon dioxide and absorbing water from the soil। ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। क्या बोला? द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग दीज रॉ मटेरियल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से रॉ मटेरियल है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा वाटर हो गया, तीसरा सनलाइट हो गया, चौथा मिनरल्स हो गए, पांचवा आपका क्लोरोफिल हो गया जो आपकी लीफ के अंदर प्रेजेंट है। इन सब रॉ मटेरियल की हेल्प से अपना फूड वो खुद सिंथेसाइज करता है। इस प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस बोलोगे। समझ में आया प्राक्सी? और अदर बच्चों को भी? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द फूड मेड इन प्लांट? अब एक क्वेश्चन तो हमको समझ में आ गया कि प्लांट किन किन चीज़ों का यूज़ करके अपने फूड का प्रिपरेशन करता है। अब हमको ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सी मशीनरी होती है, कहाँ पे फूड का सिंथेसिस होता है, फैक्ट्री कहाँ पे है, ये भी तो पता होना चाहिए कि फूड बन कहाँ रहा है। हमें क्या पता है, हमारे आसपास की जो फैक्ट्रीज है जहाँ फूड प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पे टोमेटो जहाँ पे पोटैटो चिप्स बनते हैं या कुछ अदर चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनते हैं, हमें फैक्ट्रीज का पता होता है। यहाँ तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है जो फूड बना रही है, जो इस अर्थ पे सब ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, वो सब चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं? प्लांट से। टोमेटो, पोटैटो, हर चीज़ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमको एनर्जी के लिए ज़रूरी है, हमारे न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है, हमको सारी चीज़ें प्लांट से मिल रही हैं। अब वो उसके बारे में हम जानने जा रहे हैं आज। तो इंटरेस्टिंग तो है चैप्टर। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो हमने समझी, अब फैक्ट्री कहाँ पे होती है, फूड बनाया कहाँ पे जाएगा, अब हमें वो समझना है। देखो, लीव्स आर ऑल्सो नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। कहाँ पे बनता है फूड? लीव्स में। अगर किसी प्लांट की लीफ नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, वो फूड नहीं बना पाएगा। फूड फैक्ट्री कौन है? लीव्स है प्लांट की, जहाँ पे फूड बनता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये सब चीज़ें हम आगे समझेंगे। एज दे आर द प्लेस वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड। ओके, different parts of the plant like root gather the raw material from the environment। क्या होता है यहाँ पे, जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट है वे रॉ मटेरियल को गैदर करते हैं। कैसे? जैसे कि हमारी रूट्स हो गई, रूट्स क्या लेंगी? वाटर को कंज्यूम करेंगी। देखो यहाँ पे लगा हुआ है, सोइल की हेल्प से क्या मिलती है? वाटर मिलता है, और साथ में कौन मिलता है? मिनरल्स था ना वहाँ पे। मिनरल्स और वाटर कहाँ से मिलेगा? सोइल से मिलेगा, जिसको रूट एब्जॉर्ब करेंगी। पहली बात हो गया। लीव्स क्या करेंगी एब्जॉर्ब? देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लीफ एब्जॉर्ब करेंगी। तो अर्थ से हो गया क्या? वाटर। लीफ से हो गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। और सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही है। तो इन तीनों चारों चीज़ों की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस लीफ के अंदर कंप्लीट होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट गैदर द रॉ मटेरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड देन ट्रांसफर देम टू द लीफ। वो रूट हमारी गैदर करेंगी डिफरेंट जो रॉ मटेरियल है और उनको लीफ तक भेजेगी, वेयर द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे रूट की हेल्प से एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का और डिफरेंट मिनरल्स का। अब ये समझते हैं हम कैसे होता है, क्यों होता है। देखो यहाँ पे, द रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स ऑफ द सोइल। क्या करती हैं? जो रूट्स हैं प्लांट की, वो वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगी और स्टेम के थ्रू लीफ तक उसको ट्रांसफर करेंगी। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होता है यहाँ पे। देन ट्रांसपोर्ट्स देम टू द लीफ वाया स्टेम एंड ब्रांचेस। तो रूट क्या करेगी? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी और फिर उसको डिफरेंट पार्ट में इसके डिस्ट्रीब्यूटेड कर देगी जहाँ जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। सीधी सी बात है, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि अगला जो रॉ मटेरियल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बोला था लीफ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करेगी। अब लीफ के ऊपर तो दीदी
खुलता ही नहीं है। एंटर कैसे करेगी ये? ऐसे क्या ऐसे निकल जाएगी इससे? इसके ऊपर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ पे देखो ये एक लीफ का पिक्चर है और यहाँ पे छोटे से पार्ट को मैंने माइक्रोस्कोप से बड़ा करके दिखाया है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे से पोर दिखाई दे रहे हैं जिनकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करेगा। समझ में आया? ये है ओपन स्टोमेटा और ये है देखो क्लोज स्टोमेटा। जब ओपन होता है देखो यहाँ पे खुला हुआ दिखाई दे रहा है, जब क्लोज होता है तो ये बंद है। यहाँ पे ये देखो ओपन है और ये क्लोज है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेलेशन कैसे होता है प्लांट में? थ्रू स्टोमेटा। छोटे छोटे से टाइनी टाइनी पोर्स या होल्स होते हैं जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और फोटोसिंथेसिस से जब ऑक्सीजन बनेगी तो वो बाहर आएगी। ये तो आपको पता है ना कि ऑक्सीजन कौन देते हैं? हमारी अर्थ पे ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्लांट से। तो प्लांट जो गंदी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। हम उल्टा करते हैं उससे। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। अब देखो, देयर आर टाइनी होल्स और पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ की सरफेस पे छोटे छोटे टाइनी टाइनी होल्स या पोर होते हैं जिनको आप स्टोमेटा कहते हैं। दैट टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। एटमोसफियर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपने अंदर इनहेल करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हमने क्या क्या चीजें समझी अब तक? मिनरल्स या फिर आपका वाटर हो गया, वे रूट की हेल्प से एब्जॉर्ब की जाएंगी और फिर लीफ तक पहुंचाई जाएगी। इन्वायरमेंट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ के अंदर स्टोमेटा है उनके थ्रू अंदर एंटर करेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लीफ। लीफ के अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस। अब क्लोरोफिल के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा आपको। क्या होता है क्लोरोफिल? अगर क्लोरोफिल लीफ के अंदर प्रेजेंट ना हो तो वो ग्रीन कलर की नहीं दिखाई देगी। पहली बात तो सही बात है। जो लीफ का, प्लांट का ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होगा? वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। नंबर 1 बात, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगी। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। क्या बोला? अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ द प्लांट। क्लोरोफिल सब्सटेंस जो प्लांट की लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। द क्लोरोफिल नॉट ओनली प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स बट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ओनली ग्रीन कलर नहीं प्रोवाइड करता, साथ साथ में ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। क्लोरोफिल के कितने काम देखे हमने? 2 काम देखे। एक तो ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को और दूसरा ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, क्लोरोफिल का काम क्या है? हमने ये तो देखा था कि सन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगी। अब सन से जो लाइट प्लांट के ऊपर पड़ेगी उनको कैप्चर करने का काम कौन करेगा? लीफ के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी मशीनरी तो होनी चाहिए जो सन से एनर्जी आ रही है उसको कैप्चर करे, उसको इकट्ठा करे, तभी तो फर्दर प्रोसेस हो पाएगी। यहाँ पे वही काम करता है ये। देखो, क्लोरोफिल कैप्चर द सनलाइट एंड अलोंग विद अदर रॉ मटेरियल प्रिपेयर देयर फूड इन द लीफ। क्या करता है? क्लोरोफिल सन से जो लाइट आएगी उसको कैप्चर करेगा और उसके बाद जो हमारे प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आई है, वाटर आया है, मिनरल्स आए हैं, उन सब की प्रेजेंस में मिलके वो क्या काम करेगा? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आया? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद आगे देखो, दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ओनली अकर इन द डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हैंस इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्या बोला है यहाँ पे कि जो प्लांट के अंदर जो ये सारी की सारी प्रोसेस है ये डे टाइम में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसी वजह से इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फूड का सिंथेसिस होना। समझ में आया आपको? फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में फूड का सिंथेसिस हो रहा है, इसको आप फोटोसिंथेसिस कहोगे। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। व्हाई सन इज कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सन की एनर्जी को, सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं? अगर सन हमारी अर्थ पे ना हो तो जितने भी अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, सब खत्म हो जाएंगे, ऐसा बोला जाता है। इसका रीजन क्या है? सोच के बताओ, सोचो सोचो। क्यों सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है? हमारी अर्थ पे ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है। अगर सन ना हो तो प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, प्लांट फूड नहीं बना पाएगा। तो जो प्लांट पे डिपेंडेंट कौन है? एनिमल्स है। अगर प्लांट ही नहीं होंगे तो प्लांट पे डिपेंडेंट एनिमल ये भी खत्म हो जाएंगे। फिर इस एनिमल को जो खाता है, जैसे यहाँ पे फ्रॉग है, फ्रॉग किसे खाएगा? ग्रास ओपर को खाता है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब फ्रॉग को खाने वाले एनिमल कौन है? स्नेक है, ये भी खत्म हो जाएगा। स्नेक को खाने वाला एनिमल कौन है? ये भी खत्म हो जाएगा। तो अगर सन ही ना हो तो पहले तो प्लांट खत्म होंगे, फिर धीरे धीरे करके सब एनिमल्स अर्थ के खत्म हो जाएंगे। इसीलिए प्लांट के लिए हो या कोई भी एनिमल के लिए हो, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। सन की हेल्प से ही एनर्जी क्रिएट होती है हमारी अर्थ पे। देखो, वी नो दैट द प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू मेक देयर फूड। हमें पता है प्लांट सोलर एनर्जी का यूज करके फूड का फॉर्मेशन करता है। द हर्बीवोर एनिमल डिपेंड अपॉन द प्लांट फॉर देयर फूड। हर्बीवोर एनिमल डिपेंडेंट है किस पे? प्लांट के ऊपर, अपने फूड बनाने के लिए। ठीक है, देखो एनिमल्स जो कार्निवोर्स है, यहाँ पे देखो देखने को मिल भी रहा है आपको, जो मैंने फूड चेन यहाँ पे दिखा रखी है, ये मैंने इसीलिए डाल रखी है आप लोगों को समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? जो प्लांट तो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेगा सन की प्रेजेंस में। इस पे डिपेंडेंट कौन है? हर्बीवोर्स कहते हैं उनको, जो इस पे डिपेंडेंट है। हर्बीवोर्स किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होंगे अपने फूड के लिए। समझ में आया? एनिमल्स जो कार्निवोर्स है, कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एनिमल्स दैट डू नॉट ईट प्लांट्स डिपेंड अपॉन द हर्बीवोर्स एनिमल। प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले एनिमल को कौन खाएगा? कार्निवोर खाता है। ये भी कार्निवोर है, ये भी कार्निवोर है, ये भी कार्निवोर है, ये भी एनिमल को खा रहा है, ये भी एनिमल को खा रहा है, ये भी एनिमल को खा रहा है। इसलिए ये तीनों कार्निवोर्स हैं। ये प्लांट को खाता है, ये प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए ये हर्बीवोर की कैटेगरी में आता है। 1 मिनट, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? हाँ चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे, therefore all the living organism directly और indirectly receive their energy from the sun। चाहे वो डायरेक्टली एनर्जी उसको सन से मिल रही हो, जैसे यहाँ प्लांट को डायरेक्टली एनर्जी मिल रही है सन से, या इनडायरेक्टली मिल रही हो, जैसे ग्रासहोपर को इनडायरेक्टली मिल रही है, पहले प्लांट को मिली, फिर ग्रासहोपर को मिली वो एनर्जी, फिर ग्रासहोपर से वो फ्रॉग को मिली, फिर फ्रॉग से वो स्नेक को मिली। चाहे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हो सन पे या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो, हमारी अर्थ पे जितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर सन ही ना प्रेजेंट हो हमारी अर्थ पे तो सब के सब एनिमल्स खत्म हो जाएंगे हमारी अर्थ से, डिसअपियर हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। कुछ भी आपको जो सही लगे वो बोलो। समझ में आया? सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। क्या होता है भाई फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में सन की प्रेजेंस में रूट से कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल, और लीव के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर देयर फूड, जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब व्हाट इज सेल? सेल से आप क्या समझते हो? हमारी बॉडी के अंदर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो सेल हैं। हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम अगर मैं इतना छोटा सा पार्ट अपना निकाल के माइक्रोस्कोप में देखूँ ना, यहाँ पे हजारों सेल्स मिल जाएंगी जो हमको नेकेड आई से नहीं दिख पाती। हमारी पूरी बॉडी छोटी छोटी सेल से मिलके बनी हुई है, और वे छोटी छोटी सेल दिखती कैसी है? एनिमल के अंदर ऐसी है और प्लांट के अंदर ऐसी है, छोटी छोटी सेल होती है। देखो यहाँ पे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप
ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल। जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, वो लिविंग हो, प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो छोटे छोटे टाइनी टाइनी स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है, जिनको हम सेल कहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक हैं, जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, कंटेन ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से मिलके बने हुए हैं, जो एक सेल से मिलके बने हुए हैं, और कुछ अदर एनिमल हैं जो मोर देन वन सेल से मिलके बने हुए हैं। अगर आप जानते भी हो, अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ओनली एक सेल से मिलके बना हुआ है और आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। बैक्टीरिया हो गए, वो भी एक सेल से मिलके बने हुए हैं। अगर हम अपनी बात करें, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम हजारों करोड़ों बहुत मिलियंस ऑफ सेल से मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है। और ये सेल्स कैसी दिखती हैं? ऐसी छोटी छोटी सी सेल्स होती हैं, और जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी आईज, हमारा नोज, हमारा पूरी का बॉडी का स्ट्रक्चर सब सेल से मिलके बना हुआ है। देखो चलो अब आगे समझते हैं सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। पहले ये देखो, सेल के अंदर एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बाहर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको आप साइटोप्लाज्म कहेंगे। देखो मैं यहाँ पे चलो एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ आपको सेल का, जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा कि सेल बनती किन किन चीज़ों से है। ये हो गया आपका सेल। सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होगा, जिसको आप क्या कहोगे? जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं हम इसको? साइटोप्लाज्म कहते हैं। समझ में आया? और सेल के सेंटर में क्या होता है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेरे साथ साथ रिपीट करो, अगर बोर नहीं होना चाहते तो जो मैं बोल रही हूँ उसके साथ साथ रिपीट करो। ये हमारी सेल है, सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म है। सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स वो क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, उनका अलग अलग फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। कोई भाई प्रोटीन बनाने का काम करेगा, कोई पैकेजिंग का काम करेगा, कोई एंजाइम बनाने का काम करेगा, सबके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। और हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस तो बॉस मॉलिक्यूल है, इसके अंदर डीएनए होता है। हमारा बॉडी का पूरी इंफॉर्मेशन कि मेरी हाइट कैसी होगी, मेरी सारा बॉडी का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, वो सब का सब डीएनए में प्रेजेंट होता है। हमारे डीएनए पे सारी इंफॉर्मेशन है हमारी। मेरा हेयर का टेक्सचर कैसे होगा, मेरी स्किन का टोन कैसा होगा, मेरी हाइट कितनी होगी, किस उम्र में कितनी कौन सी बीमारी हो सकती है मुझे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए पे होती है। अब इस सेल के अंदर जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, वन बाय वन हम उन सब चीज़ों को समझेंगे। देखो सबसे पहले सेल के पास क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एवरी सेल हैज़ अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर। हर सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दैट परफॉर्म वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल, जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है सेल के। समझ में आया? सबसे पहले ये एक सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल के चारों तरफ लिक्विड भरा हुआ है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, और सेल के बाहर आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगी, इसको क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो आपको ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, इसको आप सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। देखो, एवरी सेल हैज आउटर बाउंड्री विच प्रोटेक्ट द सेल कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होगी? किसी भी सेल की आउटर बाउंड्री जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होती है, उसको आप सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड भरा हुआ होगा उसको आप साइटोप्लाज्म कहेंगे। देखो साइटोप्लाज्म क्या है? एवरी सेल हैज जेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन इट कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सिंपल है, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, तीनों चीजें समझ में आ गई। सेल के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। इनके अलावा सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होंगे दीदी? हर सेल के अंदर, अब तुम खुद देखो, जो सेल हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनके अंदर इतनी सारी चीजें प्रेजेंट हैं, वो स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है आपको। उसके अंदर क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, जो उसकी आउटर कवरिंग है, उसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हो। उसके बाद सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके बाहर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं आप? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उसके अलावा इस लिक्विड में जो ऑर्गेनल्स आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के दिखाई दे रहे हैं,
इन ऑर्गेनल्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट नाम है। बस एक एक बात ध्यान रखनी है आप इन सब चीजों की। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन अ सेल। एक सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में कुछ छोटे छोटे मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर मिलते हैं, उनको आप ऑर्गेनल्स कहते हैं। द सेल ऑर्गेनल्स हैव स्पेशल फंक्शन एसोसिएटेड विद देम। हर ऑर्गेनल का कुछ ना कुछ फंक्शन होगा हमारी बॉडी के लिए, तभी तो वो प्रेजेंट है वहाँ पे। डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन द सेल आर। कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं वो देखते हैं। पहले तो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है सेल के अंदर? मैं आपको पॉइंट आउट करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे अलग ही दिखाई दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, देखो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स है, प्रोड्यूस एनर्जी ऑफ द सेल। जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद वो सेल के अंदर जाएगा, सेल उसको एब्जॉर्ब करेगी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया उससे एनर्जी निकालेगा। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? वो कौन बनाता है एनर्जी को? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। हमें जो चलने के लिए, मुझे बोलने के लिए, चलने के लिए, खेलने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और उनको पूरा करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इम्पोर्टेंट है। एनर्जी सोर्स ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? आपका लिपिड प्रोड्यूस करेगा और आपका प्रोटीन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। देखो, प्रोड्यूस लिपिड एंड प्रोटीन इन सेल्स। सेल के अंदर लिपिड और प्रोटीन को प्रोड्यूस करने का काम एंडोमेट्रियम रेटिकुलम करता है। और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब हमारा गोल्जी एपरेटस, इसके इस पास में हमारा एक गोल्जी एपरेटस होता है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। गोल्जी एपरेटस का काम क्या है? हेल्प इन एक्सपोर्ट मटेरियल आउट ऑफ द सेल। इसका काम होता है पैकेजिंग का, ये पैक करता है चीज़ों को। यहाँ पे जो हमारा, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट है? एंडोमेट्रियम रेटिकुलम है, और यहाँ पे हमारा गोल्जी एपरेटस होगा। यहाँ से कौन बन के आया? प्रोटीन और लिपिड बन के आया। इनको पैकेजिंग करने का काम कौन करता है? गोल्जी एपरेटस करता है, और पैक करके इनको सेल से बाहर निकालने का काम करेगा। जहाँ जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। समझ में आया? गोल्जी एपरेटस। जितने भी ऑर्गेनल्स हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट हैं वे एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्टेड होते हैं। आगे देखो, लाइसोसोम क्या है? हेल्प इन डाइजेशन इन द सेल। सेल के अंदर जो डाइजेशन का काम करता है वो लाइसोसोम होता है। छोटी छोटी आपको वैक्यूल्स मिल जाएंगी जो डाइजेशन का काम करती है। देखो, ये पर्पल कलर की जो वैक्यूल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी लाइसोसोम्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का एक तो होगा माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ऑर्गेनल जो एनर्जी सोर्स है। दूसरा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या प्रोड्यूस करता है? बताओ बताओ। लिपिड और प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। तीसरा हो गया क्या हमारा? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का काम क्या है? एक्सपोर्टेशन का काम करता है, ये चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है सेल से बाहर। इसके बाद लाइसोसोम क्या है? वो डाइजेशन में हेल्प करता है सेल के अंदर। समझ में आ गई वो चीज़ें? अब आगे देखो, आगे हमको क्या देखना है। आगे हमको देखने से पहले एक बार ये दोबारा बोल देती हूँ आपको। व्हाट इज सेल? ये समझ में आ गया आपको? सेल क्या होता है, सेल के अंदर किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। क्या आप रिपीट करोगे एक बार मैं रिपीट कर दूँ? चलो फिर, हमारी सेल है, सेल के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है उसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो लिक्विड है साइटोप्लाज्म उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन ऑर्गेनल्स का, हर ऑर्गेनल का अलग अलग फंक्शन होता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अब में ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी हाउस ऑफ द सेल है। नंबर 2 हो गया आपका एंडोमेट्रियम रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड और प्रोटीन बनाने का काम करेगा। नंबर 3 हो गया आपका गोल्जी एपरेटस जिसका काम क्या है? पैकेजिंग का काम है, एक्सपोर्ट करने का काम है सेल से बाहर न्यूट्रिशन को।
जो न्यूट्रिएंट से जो भी सब्सटेंस बने हैं उन सब चीज़ों को। उसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है? डाइजेशन करने का काम होता है यहाँ पे। समझ में आया यहाँ पे? अब इसके बाद हम कल क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? कल हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस ऐसे प्लांट्स में कैसे होगी जहाँ लीफ ही प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि कैक्टस हो गया, कैक्टस में तो लीफ है ही नहीं, फिर इसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है ये समझेंगे। इसके बाद हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कल देखेंगे। यहाँ पे हम क्लोरोप्लास्ट को समझेंगे कल हम। आप आज का रिवाइज करके आना, फिर कल हम पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को। बताओ आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी बच्चों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उससे हमको सपोर्ट मिलता है और हम फिर और अच्छे से क्लास आपकी लेके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी फिर मैं एनसीईआरटी के लेके आऊँगी अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो। ठीक है बच्चों, अब हम कल मिलते हैं। थैंक यू।